हाँ, ये आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का जो चैप्टर है, आपका चैप्टर का नाम देख लीजिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड होल टाइम मैनेजर। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई डायरेक्टर। सबसे पहले डायरेक्टर से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्टर। आप क्या समझते हो डायरेक्टर से? डायरेक्टर को जो डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 234 में कि डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। कंपनी को पहले तो ये देखिए डायरेक्टर्स होते कौन से हैं। डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कंपनी अगर चल रही है, कंपनी का कंट्रोलिंग करना है, कंपनी को मैनेज करना है, ये सभी काम करने के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी को इनडायरेक्ट तौर पे चलाने का काम करते हैं, है ना। दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकिंग एंड द मैनेजिंग द कंपनी। तो उन्हीं को सेक्शन 2 ब्रैकेट में 34 में डिफाइन किया गया है कि डायरेक्टर्स मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। कंपनी के बोर्ड्स में जिनको सेलेक्ट किया जाने जो किया जाता है, वही जो बंदा है उसी को डायरेक्टर कहा जाता है। Directors are collectively called the board of directors. More precisely, we say that if the company is the body, that body, their directors are the brain of the company, and the company can do his acts only through them. ठीक? और कंपनी अपने सारे काम किसके थ्रू करती है? डायरेक्टर्स के थ्रू करती है। ठीक? तो ये डेफिनेशन सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, हिंदी और इंग्लिश में। क्योंकि डायरेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, आप खुद समझिए कि अगर एक कंपनी की बात करते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, तो वहां पर लाखों मेंबर्स हो जाते हैं। अब लाखों शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे, तब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं हो सकता, मैनेजमेंट का काम नहीं हो सकता। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है, और बोर्ड्स में जिन लोगों को सेलेक्ट करते हैं वो डायरेक्टर्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हेडिंग डालिएगा बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स देखिएगा। अब जब डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात की जाती है, तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सबसे पहला होते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, जो सबसे पहले आते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर की बात करते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनको कंपनी जब स्टार्ट होने जा रही है तो उनका नाम सबसे पहले होता है, और जो आपका आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल में इनके नाम मेंशन किए गए रहते हैं। तो आर्टिकल में जिन लोगों का नाम, जिन डायरेक्टर्स का नाम होता है, उन्हें कहा जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एंड देयर नेम आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल। तो आर्टिकल में सबसे पहले जिनका नाम रहता है वही क्या कहलाते हैं? हमारे फर्स्ट डायरेक्टर कहलाते हैं, और इसे कहा जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। अब कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। कंपनी जब स्टार्ट होती है, तो जो आपकी कंपनी के पुराने जो अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग के से पहले के जो भी डायरेक्टर्स रहते हैं, उनमें से कई डायरेक्टर्स को फिर हटा दिया जाता है। केवल उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स को ही क्या किया जाता है? फिर से रिटेन किया जाता है। कंपनी के शुरू होने से पहले डायरेक्टर्स थे। अब कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग होती है,
वहां तक क्या होता है, केवल 1/3 शेयर होल्डर यानी जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को रिटेन किया जाता है। 2/3 को क्या कर दिया जाता है, रोटेशनल बेसिस पे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो फिर जनरल मीटिंग में हम जिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं वो क्या हो जाता है, अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ओनली 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स कैन बी परमानेंटली अपॉइंटेड एंड द रेस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स। शुरुआत से डायरेक्टर्स हैं उसमें से 1/3 को ही केवल आप रखोगे, बाकी की 2/3 को क्या होगा, रोटेशनल बेसिस यानी एक निश्चित समय के बाद उन्हें चेंज करते रहना रहता है, ठीक है ना। और 1/3 ही परमानेंट बेसिस पे रहता है। और ये कब होता है, ये जनरल मीटिंग में फिर डिसाइड होता है। तो ये हो जाता है अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। फिर होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर्स क्या हो जाता है, अगर आर्टिकल में ये अथराइज्ड है कि आप एडिशनल डायरेक्टर्स को रख सकते हैं तभी आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल देन दे कैन अपॉइंट द एडिशनल डायरेक्टर्स, तब जाके एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। अभी हम बाद में जब देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स, तो वहां पे ये सारी चीजें हैं कि एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है। यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होता है। सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, फिर जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होता है, फिर एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, और तभी होता है जब आर्टिकल्स में इसकी परमिशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तभी वो हो पाता है। फिर अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, कोई कंटीजेंट सिचुएशन आ जा रही, कोई कंटीजेंट सिचुएशन आ जा रही है, मतलब पहले का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो किसी वजह से उसकी या तो डेथ हो गई है या फिजिकली या मेंटली अब वो इस कैपेबल नहीं है, तो अचानक से क्या होता है, अब एक डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। तो फिर आप क्या करते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स होता है इन द कैजुअल वैकेंसीज। लिखा है इन ड्यू इफ due to any contingencies the office of the directors fall vacant, the same may be filled by the board of the directors in the manner given in the article। आर्टिकल में जैसे प्रेस्क्राइब्ड होगा वैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ये तो फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। यहाँ हिंदी वाले से मैं हटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। फिर आपका आता है नेक्स्ट बेटा, अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, जैसे जो भी आपके ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसमें होता है, आपकी जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है और पब्लिक सेक्टर कंपनी की कोई सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, पब्लिक सेक्टर कोई कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी है, तो ऐसे जगहों पे उसके जो 2/3 डायरेक्टर्स होते हैं हमेशा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उन्हें रखा जाता है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे 2/3 डायरेक्टर्स को कंपनी में रखा जाता है। ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, कोई भी कंपनी होती है तो उसके दो लोग हो जाते हैं उसमें, एक तो मेजॉरिटी हो जाती है और एक हो जाती है माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को रिप्रेजेंट करते हुए डायरेक्टर्स के नंबर्स डायरेक्टर्स होने चाहिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ग्रुप में, कि मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, और माइनॉरिटी अगर है तो उसे रिप्रेजेंट करने वाले भी डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने चाहिए। और ये टोटल नंबर्स कितने होने चाहिए, 2/3 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाता है अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। फिर नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट आपका, अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये कैसे होता है, अगर मिनिमम 100 मेंबर्स या टोटल मेंबर्स के 1/10 मेंबर्स, नंबर्स फिक्स कर दिए गए हैं, या तो 100 या तो टोटल मेंबर्स के 1/10। अगर गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि भाई हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर्स को आपके थ्रू अपॉइंट करना जरूरी है, तब जाके गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने साइड से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, जो 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है और 3 साल के लिए उन्हें अपॉइंट कर सकती है। तो ये हो जाता है अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है। नेक्स्ट होता है अपॉइंटमेंट बाय द अदर पार्टीज। अपॉइंटमेंट बाय अदर पार्टीज में क्या हो जाता है कि अगर आर्टिकल्स में आपके परमिशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर परमिशन है, ये दिया हुआ है
कि अदर पार्टीज कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स। अदर पार्टीज का मतलब क्या हो जाता है, जैसे बैंक हो जाता है, वो लोग जो कंपनी में पार्टिसिपेशन रखते हैं, जैसे बैंक ने बहुत ज्यादा लोन दे के रखा हुआ है, क्रेडिटर्स की अगर बात की जा रही है, उनके राइट्स ज्यादा दिए गए हैं, या आपके डिबेंचर होल्डर्स को राइट्स दिए गए, तो इन लोगों को अगर आर्टिकल में राइट्स दिए गए हैं, तो ये लोग भी डायरेक्टर्स को अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में। तो ये अपॉइंटमेंट बाय द अदर पार्टीज हो जाता है। तो ये टोटल अपॉइंटमेंट है, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सबसे पहला फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स हो जाता है। फिर आपका अपॉइंटमेंट इन द जनरल मीटिंग होता है, फिर एडिशनल डायरेक्टर होता है, कैजुअल वैकेंसीज में अगर हो जाता है, फिर उसके बाद आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, और फिर अदर पार्टीज के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। इसमें मैंने एक चीज और नोट की थी, वो मैंने उसमें सेंड नहीं किया, क्या नहीं किया। मैं इसमें सेंड करना भूल गया, लेट मी चेक। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में ही मैंने उसे कट कर दिया है। अच्छा, ये लिखा जा सकता है, आप लोग लिख लीजिएगा कि जो एक कंपनी होता है डायरेक्टर्स, उसमें क्या होते हैं, तीन तरीके से एक अपना रोल अदा करता है। एक जो डायरेक्टर होता है उसका रोल तीन तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक एजेंट के तौर पे होता है, दूसरा हो जाता है मैनेजिंग पार्टनर के तौर पे होता है, और एक हो जाता है ट्रस्टी के तौर पे भी होता है। ठीक है, ये तीन रोल होते हैं, आप लिख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में एजेंट को एजेंट ही बोलेंगे। मैनेजिंग पार्टनर यानी प्रबंध भागीदार के तौर पे, और फिर एक ट्रस्टी के तौर पे एक जो डायरेक्टर होता है, उनके रोल होते हैं एक कंपनी में। ठीक, आगे चलते हैं फिर। काफी अलग अलग पार्ट्स हो जा रहे हैं, उन सबको सोचना खोजना पड़ जा रहा है। सॉरी। अब देख लेते हैं रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स किसी को भी मन करे और आपने उठा के बना दिया डायरेक्टर्स, ठीक है ना, नहीं, वहां पे डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट पे कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या हो जाती हैं, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये होता है कि ओनली इंडिविजुअल में बी अ डायरेक्टर। केवल एक इंडिविजुअल को ही डायरेक्टर के तौर पे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो केवल इंडिविजुअल का मतलब क्या है, यानी किसी फर्म को, किसी इंस्टीट्यूशन को आप पार्टनर यानी डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते, ही मस्ट बी एन इंडिविजुअल पर्सन। तो ये पहला रिस्ट्रिक्शन। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या आता है, क्वालिफिकेशन शेयर्स। ये क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं समझिएगा। जब भी किसी को डायरेक्टर कंपनी में बनाया जाता है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो कंपनी के कुछ शेयर्स वो खुद परचेज करे। अब इससे क्या होता है, अगर वो अच्छा काम करेगा तो वो काफी सारे शेयर्स उसको परचेज करने पड़ते हैं, तो उस शेयर्स के दाम अच्छे जाएंगे, उसको पर्सनल बेनिफिट भी होगा, जिसकी वजह से वो अच्छे बेहतर तरीके से काम करे। अगर वो काफी शेयर्स लेके खरीदा, काम अगर अच्छा नहीं करेगा तो शेयर्स की वैल्यू कम जाएगी, तो भाई उसका भी पर्सनल एक तरीके से उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसका भी लॉस होगा। इसीलिए ये कंपलसरी किया जाता है कि अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ रहा है एज अ डायरेक्टर, तो उसे कंपनी के शेयर्स को भी परचेज करना पड़ता है, और वो जितने शेयर्स परचेज करना कंपनी जरूरी बनाती है, तो उसी को कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स, योग्यता अंश। तो ये दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन रखाया जाता है डायरेक्टर्स पे। तीसरा होता है नंबर ऑफ कंपनीज डायरेक्टर्स, यानी अगर एक बंदा डायरेक्टर है, तो वो कितनी कंपनियों में एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। तो उसकी लिमिटेशन फिक्स की गई है कि 20 कंपनियां, मैक्सिमम 20 कंपनी, उससे ज्यादा वो डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कानूनी। लीगल रिस्ट्रिक्शंस में क्या कहा जाता है,
एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में डिफरेंट प्रोविजंस, जैसे हर एक डायरेक्टर के लिए अलग प्रोविजन होना चाहिए। जब कंपनी में आप एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को लेके आ रहे हो, तो आप उससे क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। तो यानी हर एक इंडिविजुअल डायरेक्टर के लिए इंडिविजुअल अलग अलग प्रोविजंस आपको बनाने जरूरी होते हैं। ये कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। तो ये भी क्या है, ये एक रिस्ट्रिक्शंस है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। आप किसी को जॉब पे रख रहे हो वो अलग चीज हो जाती है, डायरेक्टर्स को लेके आ रहे हो तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप लेके आते हो, तो उसी को लीगल रिस्ट्रिक्शन कह रहे हैं कि हर डायरेक्टर के लिए आपके प्रोविजंस अलग अलग होने चाहिए। फिर पांचवा आ जाता है, इन केस ऑफ बीइंग एब्सेंट। अगर कोई पर्सन जिसको आप डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो वो एक तरीके से कंपनी से रिलेटेड अगर है, तो वो 3 मीटिंग्स अगर छोड़ के रखा हुआ है, लगातार 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं किए हैं उसने, या वो लगातार 3 महीने तक अवेलेबल नहीं रहा है, जो भी इन तीनों दोनों कंडीशन में से अधिक ड्यूरेशन हो, तब ऐसे बंदों को आप डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को। ठीक। और सबसे लास्ट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। कानून की निगाहों में वो डिस्क्वालिफाइड बंदा ना हो, यानी कि मेंटल ना हो, किसी तरह का साइको ना हो, है ना, वो इंसॉल्वेंट न डिक्लेयर किया गया हो गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर कर दिया गया है तो ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरीके के अनुबंध में शामिल हो ही नहीं सकता है। तो फिर आप डायरेक्टर कैसे बना दोगे उसे? तो ये टोटल 6 रिस्ट्रिक्शन है, 6 रिस्ट्रिक्शन है किसी भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में। आगे चलते हैं। हाँ, टाइप ऑफ डायरेक्टर्स जो शुरुआत में बता रहा था ना, इंग्लिश वाला पोर्शन कहाँ गया भाई? ये रहा। ये हमारे हो गए भाई टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। अब टाइप ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, टोटल 6 कैटेगरी में इन्हें क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला क्या हो जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। देखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो डायरेक्टर के तौर पे होते हुए कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, इन्हें क्या किया जाता है, जनरल मीटिंग में इनको प्रपोज किया जाता है इनके लिए, है ना, जनरल मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, फिर आप इसे क्या करते हैं, इन्हें अपॉइंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 254, managing director refers to the director who have right regarding any cases in the company and may propose passed in the general meeting of the company and the right related to the management. डायरेक्टर भी होते हैं और मैनेजमेंट रिलेटेड और कंट्रोल रिलेटेड भी पावर इन्हें दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा होल टाइम डायरेक्टर्स। ये क्या होते हैं, एक नॉर्मल ऑफिसर टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी ऑफिसर्स होते हैं। होल टाइम डायरेक्टर्स के पास उतनी लिबर्टी नहीं होती है जितना मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पास होती है, लिबर्टी और काम करने का उनके पास जितने राइट्स होते हैं। और इन्हें लाइफ टाइम के लिए कंपनी में एक ऑफिसर के तौर पे रखा जाता है। ठीक, होल टाइम डायरेक्टर्स इज एन ऑर्डिनरी ऑफिसर फॉर द कंपनी, ही डज नॉट हैव एनी सफिशिएंट पावर ऑफ द मैनेजमेंट, दे कैन नॉट वर्क मोर देन वन कंपनी विद होल टाइम डायरेक्टर्स। एक कंपनी में एक ही बार हो सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आप मिनिमम 20 कंपनीज में अपॉइंट हो सकते हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर, लिमिटेड पावर, एक ही कंपनी के साथ आप अटैच हो सकते हैं। फिर आते हैं बेटा आपके एडिशनल डायरेक्टर, अतिरिक्त संचालक। अतिरिक्त संचालक क्या होता है कि अगर कंपनी में काम बढ़ गए हैं, है ना, टाइप ऑफ एक्टिविटीज बढ़ गई हैं और कंपनी को ये महसूस हो रहा है कि अब और डायरेक्टर्स की भी जरूरत है कंपनी को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए, तब जो एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू और जो उनके आर्टिकल में परमिशन हो, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद होता है अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, अगर कंपनी के पहले कोई डायरेक्टर है, वो बंदा अभी कंपनी से बाहर चला गया है किसी वजह से, आउट ऑफ द स्टेशन चला गया है,
फिजिकली फिट नहीं है, किसी भी वजह से अगर वो कंपनी में कुछ समय के लिए नहीं है, तो जितने समय तक वो नहीं है दूसरे बंदे को लाया जाता है, तो उसी बंदे को कहते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक। फिर पांचवा केस आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर फॉर द फिलिंग अप द कैजुअल वैकेंसीज। कैजुअल वैकेंसी अगर होती है रोटेशनल बेसिस, अभी शुरुआत में बताया था कि रोटेशनल बेसिस पे डायरेक्टर्स हटते भी हैं, तो रोटेशन हो रहा है, नॉर्मली बंदे रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह दूसरे बंदे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी के थ्रू। और लास्ट आपका हो जाता है बेटा नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। अब नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं अलग से। कंपनी की जो कमिटी होती है, डायरेक्टर्स की कंपनी होती है, वो उसे सजेस्ट करते हैं, है ना, और वही अपॉइंट भी कर सकते हैं। लिखा हुआ डायरेक्टर कमिटी कैन अपॉइंट अ पर्सन एज अ डायरेक्टर who is nominated by any organization under the effective law। तो ये आपके क्या हो गया बेटा टाइप ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। ये सारी चीजें हो गई, अब इसे जा देख लिया जाए क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा करते हैं पहले राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स देख लिया जाए कि संचालकों के अपने अधिकार क्या होते हैं। व्हाट आर संचालकों के अधिकार, राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं। देखो पहले तो क्या हो जाता है जनरल पावर्स हो जाते हैं। जनरल पावर्स क्या हो जाते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से जो डिफाइंड उनके अधिकार होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है जनरल पावर्स कहते हैं। जनरल पावर ऑफ डायरेक्टर्स, जो किसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड हैज अ राइट टू यूज द ऑल पावर्स एंड द राइट्स ऑफ द कंपनी हैज। देखो कोई भी कंपनी अपनी तरफ से काम नहीं कर सकती, तो एक कंपनी को जो भी काम करने का अधिकार होता है वो सभी काम करने के अधिकार किसके पास होते हैं, डायरेक्टर्स के होते हैं, जो कि उनके जनरल पावर्स में कैलकुलेट किया जाता है। वही क्या हो जाते हैं उनके जनरल पावर्स कहलाते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक पावर्स, जो कि 179 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। इनमें से आप सब लिखने का मन ना हो तो न लिखिएगा, कुछ लिख लीजिएगा जो जरूरी हो। जैसे इनका पहला स्पेसिफिक डायरेक्ट पावर क्या हो जाता है, डायरेक्ट कंट्रोल और इंस्पेक्ट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज। कंपनीज के एक्टिविटीज को इंस्पेक्ट कर सकता है, कंट्रोल और डायरेक्ट कर सकता है। ये जो ऑडिटर होता है विद इन 1 मंथ ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, पंजीयन करवा लेना, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये ऑडिटर को अपॉइंट करने का इसके पास पावर होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करने का इसके पास पावर हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी में किस डायरेक्टर को अपॉइंट करना ये भी कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑप्शनल जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें भी अपॉइंट करने का इनके पास क्या होता है, अधिकार होता है। नेक्स्ट, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन पता करने का अधिकार होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का इनके पास अधिकार होता है। फिर अगर ये किसी चीज से सहमत नहीं है तो अपनी डिसअसेंट, असेंट मतलब सहमति, डिसअसेंट मतलब असहमति को ये बता सकते हैं, नोट करवा सकते हैं कि वो किसी चीज से सहमत नहीं है। जो जनरल मीटिंग की मिनट बुक्स होते हैं उन्हें चेक करने का इनके पास अधिकार होता है।
कंपनी के जो अकाउंट बुक्स होते हैं उनको चेक करने का अधिकार होता है। ये काम कर रहे हैं तो रेम्यूनरेशन पाने का इनके पास राइट होता है। ठीक है? प्रोफेशनल सर्विस के लिए अलग से फीस रिसीव करने का भी इनके पास अधिकार होता है और मीटिंग को अपॉइंट करने का भी इनके पास अधिकार होता है। ये सब इनके क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक पावर्स में आ जाता है। ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। इसे अलग अलग मैं जूम भी कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। हाँ, इस ओ, ठीक है, 1 मिनट इसे मैं जूम कर देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कि आप इसे आराम से लिख लें। ठीक, पॉज कर करके इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा पॉज करके। इंग्लिश वाला भी कर देता हूँ मैं जूम करके, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए, इनके पॉइंट्स हो गए। ठीक, ये हो गए इनके राइट्स। अब एक बार ड्यूटीज देख लेते हैं। ठीक है, जो ड्यूटीज हमने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था, ऐसा कर देता हूं, सबसे पहले जूम कर देता हूँ। आप हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इसे पॉज करके पहले लिख लेंगे अपना, फिर अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका हिंदी का हो गया। फिर इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इसका कहाँ गया। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, इसे भी जूम कर देता हूँ। पहले पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। ओके, दोनों साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ। हाँ भाई, अब जब ड्यूटीज की बात करते हैं तो क्या इनका ड्यूटी होता है। पहला चीज तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी ड्यूटीज डिफाइन की गई है वो तो इनको करना ही करना है, वो सिंपल ड्यूटीज में आ जाता है। ठीक है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके कोई काम ना करना, ये भी इनकी ड्यूटीज हो जाती है। इनके अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से को डिस्क्लोज करना, बताना, वो भी इनकी ड्यूटीज हो जाती है। फिर अगर इनका जो क्वालिफिकेशन शेयर्स होते हैं जो इन्हें परचेज करने रहते हैं, उसे डिस्क्लोज करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है कि बताएं कि कितने शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। ठीक है, फिर हार्मोनियसली बिना किसी कंपटीशन के काम करें और डेलीगेंस दिखाएं। ठीक, ये सब इनके क्या हो जाते हैं, सिंपल ड्यूटीज में आ जाते हैं। फिर स्पेसिफिक ड्यूटीज की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, प्रोस्पेक्टस पे इनका सिग्नेचर इनको कंपलसरी हो जाता है। सबमिट रजिस्ट्रार को ये प्रोस्पेक्टस जाके सबमिट करें इशू करने से पहले, ये इनके स्पेशल ड्यूटीज में आ जाता है। फिर शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट एप्लीकेशन फी जो है वो ये सबमिट करें। फिर फाइल अलॉटमेंट रिटर्न, अलॉटमेंट पे अगर कोई रिटर्न है तो उसे फाइल करवाएं। डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट, शेयर्स बच्चे लोग खरीद रहे हैं तो वो शेयर का सर्टिफिकेट डिलीवर करवाएं। टू कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलवाने का काम भी इनका रहता है। और फिर डिक्लेयर एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, भाई डिविडेंड पेमेंट हो रहा है, किसी भी तरीके की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, जनरल मीटिंग कितनी बेहतर तरीके से हो सके, ये सारे जो चीजें मैनेज करने का काम होता है, ये सब कौन करेगा, ये सब आपके डायरेक्टर्स ही कहते हैं, जो कि उनकी स्पेशल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट के तौर पे डिफाइन की गई है। नॉर्मल टॉपिक्स है, बस इसे पढ़ लेना जरूरी है। तो ये तो हो गए इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बात कर लेते हैं इनके रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। रेम्यूनरेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हम्म। हाँ भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बात करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड दो कंडीशंस हो जाती हैं। पहला कंडीशन क्या हो जाता है कि कोई भी जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाता है, नो कंपनी शैल अपॉइंट एन एम्प्लॉय एट द सेम टाइम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर। अगर कोई बंदा एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ये दो कंडीशन आ जाती हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का पहला, एम्प्लॉय है तो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर के तौर पे नहीं रखा जा सकता, या तो उसे एम्प्लॉय के पद से हटाना पड़ेगा, ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम दैट पोजीशन, और 5 साल से ज्यादा टर्म के लिए नहीं रखा जाएगा। ये मैनेजिंग डायरेक्टर के दो अपॉइंटमेंट रिलेटेड टर्म्स होते हैं। फिर बात आती है इनके रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। अब रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाता है इनका, पहले समझिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर्स अगर है, कई सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, तो कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स के 11% से ज्यादा का इनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कि मैनेजिंग डायरेक्टर से कितना भी अमाउंट उठा के इनका रेम्यूनरेशन फिक्स कर दिया जाए, नहीं। कंपनी को जो भी टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसके 11% से ज्यादा इनका रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं किया जा सकता। फिर अगर कोई होल टाइम आपका डायरेक्टर होता है, दूसरे पॉइंट में आइएगा। अगर कोई एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, समझिएगा, ये तो ऊपर वाली जो बात की थी, ये टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, पूरे लोगों की बात कर रहे हैं, टोटल मैनेजिंग रेम्यूनरेशन की 11% से ज्यादा नहीं हो। मगर जब एक बंदे पे आते हैं कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर या एक होल टाइम डायरेक्टर या एक मैनेजर की बात करते हैं, तो वो कंपनी के 5% से ज्यादा का रेम्यूनरेशन से अधिक उसका नहीं हो, नेट प्रॉफिट से ज्यादा उसका रेम्यूनरेशन नहीं हो सकता। ठीक। फिर तीसरे कैटेगरी में आते हैं कि अगर रेम्यूनरेशन हमें पे करना है टू अ डायरेक्टर जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, एक होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में उसे रेम्यूनरेशन कितना मिलता है। तो एक 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अगर कंपनी में पहले से ही एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, तो ऐसे बंदे को हम क्या करेंगे, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते या उसके बराबर दे सकते हैं। ठीक है। 3% ऑफ नेट या एनी अदर केस, या किसी भी और केस में उसको 3% से ज्यादा नेट प्रॉफिट से ज्यादा उसको रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। ये तीन कैटेगरी हो गई। और चौथा दिया हुआ है कि अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये कंपलसरी नहीं होता कि वो इनको रेम्यूनरेशन दें। ठीक है ना, दे आर नॉट बाउंड। तो प्रॉफिट ना होने की कंडीशन में देना कंपलसरी नहीं होता है। तो रेम्यूनरेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा। पहले तो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, टोटल कंपनी की 11% से ज्यादा का प्रॉफिट उनके बीच में रेम्यूनरेशन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। दूसरा, अगर एक इंडिविजुअल मैनेजर, इंडिविजुअल होल टाइम डायरेक्टर या इंडिविजुअल मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं, तो 5% नेट प्रॉफिट से ज्यादा का रेम्यूनरेशन नहीं हो सकता है। फिर अगर इन तीनों से हटके कोई बंदा है तो 1% से ज्यादा नहीं होगा, और कोई और केस में होगा तो 3% से ज्यादा का हम रेम्यूनरेशन नहीं देते, और प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। ये चौथा पॉइंट है आपका। तो ये आपके रेम्यूनरेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर से रिलेटेड हो गया।
अब बेटा जो है इसे नोट कीजिएगा, ये केवल हिंदी में अवेलेबल है, इसको इंग्लिश में मैं साथ साथ बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इंग्लिश में बोलता जाऊंगा, हिंदी वाले तो यहाँ से डायरेक्ट देख के लिख लेंगे भाई, ठीक है। और इंग्लिश में मैं बोलते जा रहा हूँ, आप इसे लिखते जाइएगा, ठीक है ना। कि अब डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या डिफरेंस क्या हो जाता है, ठीक। पहला बेसिस में लिखिएगा, संचालक के होने की अनिवार्यता यानी कंपल्शन ऑफ हैविंग डायरेक्टर, ठीक है ना। कंपल्शन ऑन हैविंग डायरेक्टर यानी किसी कंपनी में मैनेजर होने जरूरी होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर होने जरूरी होते हैं। जब मैनेजर के कॉलम में लिखिएगा, यानी इन अ कंपनी हैविंग अ मैनेजर इज नॉट कंपल्सरी। इन अ कंपनी हैविंग अ मैनेजर इज नॉट कंपल्सरी। एक कंपनी में मैनेजर होना जरूरी नहीं होता। दूसरा है आपका बेटा प्रबंध संचालक में लिखिएगा, प्रबंध संचालक का पद वह व्यक्ति की ग्रहण कर सकता है जो कि कंपनी का संचालक हो। अब मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर वही हो सकता है जो कंपनी का डायरेक्टर हो, ठीक है ना। बिना डायरेक्टर हुए आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, ओनली अ डायरेक्टर कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी। ओनली अ मैनेजर, ओनली अ डायरेक्टर कैन ओनली बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा बेटा, सेवाओं के लिए अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, प्रबंधक की सेवाओं के लिए नियमानुसार अनुबंध के होने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो आपके मैनेजर होता है, मैनेजर से अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सर्विसेज ऑफ अ मैनेजर। इंग्लिश में लिखिएगा, देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनेजर। मगर जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो वहां कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में आते बेटा अधिकार, इंग्लिश में लिखिएगा राइट्स। देखो जब पहले बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की, जो मैनेजर के जो अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। मैनेजर क्या, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया है तो बस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही उसके पास राइट्स होंगे, तो वो क्या होते हैं, लिमिटेड राइट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, दे हैव कंपैरेटिवली लेस राइट्स। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास काफी अधिक अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, हैव अ ब्रॉडर राइट्स। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर हैड कंपैरेटिवली मोर राइट्स। मैनेजिंग डायरेक्टर हैव कंपैरेटिवली मोर राइट्स। फिर चौथे पॉइंट में आइएगा, चौथे पॉइंट में बोल रहा है अयोग्यताओं का समाप्त किया जाना, एंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस, एंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस। अब बेटा अगर किसी कंपनी में मैनेजर को किसी को अपॉइंट करना है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कोई डिसक्वालिफिकेशंस है उनको हटा सकता है। So for the appointment of the manager, central government can remove the disqualifications, ठीक। फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, मगर अगर एक पहले से कंपनी में डिसाइन कर दिया गया है कि इस तरीके के बंदे मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन डिसक्वालिफिकेशंस को हटा नहीं सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट रिमूव द डिसक्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर्स।
फिर पांचवें पॉइंट पे आइएगा, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लिखिएगा। यहाँ पे क्या है कि एक जो मैनेजर होता है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट अ मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट मैनेजर्स, या दूसरे तरीके से लिखना है, द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स हैज बीन डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरे वाले में आएगा मैनेजिंग डायरेक्टर्स में आइएगा। अब यहाँ पे जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बात करते हो, एकदम स्टार्टिंग में हमें बताया था कई चीजें हो सकती हैं। अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कंपनी एक्ट के थ्रू भी होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू भी होता है, जनरल मीटिंग में भी इस रेजोल्यूशन पास करके होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैन बी थ्रू कंपनी एक्ट, कॉमा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, or in general meeting by passing resolution, or in general meeting by passing resolution। फिर बात करते हैं कर्मचारी होना, being a worker, यानी कि अगर आप मैनेजर होना चाहते तो क्या उसके लिए पहले से आपका वहां पे वर्कर होना जरूरी होता है क्या? तो यहाँ पे लिखिएगा, प्रबंधक कंपनी का कर्मचारी होता है, मैनेजर इज अ वर्कर ऑफ द कंपनी। कंपनी के साथ रिलेशन क्या है उसको बताने का काम कर रहा है। एक मैनेजर क्या होता है, वो कंपनी में एक वर्कर के तौर पे होता है। मगर जब बात करते हैं प्रबंधक संचालक की बात करते हैं तो वो अंशधारी के तौर पे होता है, क्योंकि एक मैनेजिंग डायरेक्टर आप तभी हो सकते हैं जब क्वालिफिकेशन शेयर्स आप परचेज किए रहे। तो फिर क्या हो जाते हैं, जब आपने क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज कर लिए हैं तो आप क्या हो गए, एक तरीके से शेयर होल्डर हो गए, कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रबंधक संचालक कंपनी के अंशधारियों का प्रतिनिधि होता है। तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर is a representative of shareholders in a company. A managing director is a representative of shareholders in a company. ठीक है, खत्म होने के टाइम पे आ चुके हैं बस। फिर नंबर्स में लिख लीजिएगा बेटा, नंबर्स में लिखिएगा कि एक कंपनी में एक से अधिक मैनेजर नहीं होते, यानी एक पर्टिकुलर काम के लिए एक ही मैनेजर होता है। तो इन अ कंपनी देयर शुड बी नॉट मोर देन वन मैनेजर। मगर यहाँ पे लिख लीजिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर्स में, इन अ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर्स लिखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैन बी मोर देन वन इन अ कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैन बी मोर देन वन इन अ कंपनी। फिर मेंबरशिप, सदस्यता, मेंबरशिप, जब आप बात करते हो एक मैनेजर की तो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। सो क्योंकि क्वालिफिकेशन शेयर्स तो वो खरीदा नहीं रहता है। सो अ मैनेजर इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। मगर जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हो तो वो होता है। सो अ managing director is a member of company and board of directors both। लिख लीजिएगा, a manager is a member of company and board of directors both। ये 8वां पॉइंट हो गया। 9वें पॉइंट पे आते हैं, योग्यता अंश का लेना, हैविंग अ क्वालिफिकेशन शेयर्स, हैविंग अ क्वालिफिकेशन शेयर्स लिख लीजिएगा बेसिस में। यहाँ मैनेजर्स में लिख लीजिएगा, अ मैनेजर डोंट रिक्वायर टू हैव अ qualification shares, a manager don't require to have a qualification shares। मैनेजिंग डायरेक्टर्स में लिख लीजिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स required to have a qualification shares, मैनेजिंग डायरेक्टर्स requires to have a qualification shares। तो ये आपका डिफरेंस हो गया किसका बेटा, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच का डिफरेंस। और क्या क्या बचा हुआ है एक बार देख लेते हैं। आई होप ये सबसे लास्ट पॉइंट है आपका,
कि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि आप आराम से लिख लेंगे बेटा। पहले हिंदी का दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हिंदी वालों का हो गया, इसे पॉज करके लिख लीजिएगा और फिर ये आपका हो जाता है इंग्लिश में। ठीक है, चलो अब इसे डिफाइन करने का काम कर लेते हैं एक बार। मैनेजिंग डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो डिपेंडेंस। देखो मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए क्या कंपलसरी होता है, कंपल्सन होना चाहिए था वहां पे। मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए ये कंपलसरी है कि एक बंदा क्या होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए। और डायरेक्टर कैन ओनली बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एक डायरेक्टर ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। तो जो डायरेक्टर नहीं होता वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है। मगर जब होल टाइम डायरेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे ऐसे किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं पावर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पावर्स क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। दे हैव अ वाइडर अप्रोचेस ऑफ पावर्स इन अ कंपनी। मगर जब होल टाइम डायरेक्टर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक नॉर्मल ऑफिसर के तौर पे एक कंपनी में होता है, ऑर्डिनरी ऑफिसर के तौर पे, जिसके बहुत ज्यादा अधिकार यानी राइट्स नहीं अवेलेबल होते हैं। फिर बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। जब आपको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना रहता है तो आपको बोर्ड मीटिंग्स में डायरेक्टर्स के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो जनरल मीटिंग में क्या करेंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, तब जाके एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। मगर जब आप बात करते हो होल टाइम डायरेक्टर्स की, तो इनको कहाँ अपॉइंट किया जाता है, इनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। होल टाइम डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। और शेयर होल्डर्स कहाँ अपॉइंट कर सकते हैं, जनरल मीटिंग जब होती है तो वहां इनको अपॉइंट किया जाता है। मगर मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में सेलेक्ट किया जाता है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर्स। यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर कैन नॉट एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली इन एनी कंपनी। एक साथ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक साथ नहीं हो सकता है कोई। मगर होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द होल टाइम डायरेक्टर। अ होल टाइम डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड अलोंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए और मैनेजर होते हुए भी किसी बंदे को होल टाइम डायरेक्टर बनाया जा सकता है, वहां पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये आपका मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर का भी खत्म हो गया। देखें कुछ छूटा तो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारी डेफिनेशन, हाँ हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया हमारा, रिस्ट्रिक्शंस हो गया, टाइप ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, रेम्यूनरेशन, ऑल डन। ठीक, वी ऑल डन। बस यहीं तक था आपका ये चैप्टर।